और जैसा कि हमारे 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, हम कर चुके थे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र तक हम कर चुके हैं, उसका महत्व, उसके क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो सब हम निपटा चुके थे। आज हम करने वाले हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ कंटिन्यूअसली सीरीज के अंदर। और शिक्षा मनोविज्ञान का एक कंप्लीट मतलब कि पूरा जितना कि आप एक प्राइवेट बैच में 2-3 हजार रुपए में खरीदेंगे वो कार्य आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ध्यान से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, ठीक है। तो आइए करते हैं हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि साइकोलॉजी के संप्रदाय। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। जैसे जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन हमारे सामने आती रही, जैसे कि 16वीं शताब्दी में जो शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान है वो निकल के आया, फिर 19वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान निकल के आया। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसकी डेफिनेशन 16वीं शताब्दी में थी हमारी आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का हो गया। 19वीं शताब्दी में फिर हमारा चेतना का मनोविज्ञान हो गया। तो जैसे जैसे डेफिनेशंस बदली वैसे वैसे मनोविज्ञान के अंदर कार्य चेंज होते गए और उन कार्यों के आधार पर ही हमारे स्कूल्स या संप्रदाय बनते चले गए। तो जो पहला संप्रदाय बना था, जैसे ही हमारी प्रयोगशाला बनी, जैसे ही मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनी, फर्स्ट प्रयोगशाला जो हमारी मनोविज्ञान की बनी थी वो बनी थी 1879 में। बनाने वाले थे विलियम वुंड। फर्स्ट हमारी जो लेबोरेटरी थी वो 1879 में विलियम वुंट ने बनाई थी लिपजिंग विश्वविद्यालय में। एक एक क्वेश्चन को देखिए 10-10 बार करवाया जा रहा है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। यदि आप कंप्लीट सीरीज में बने रहते तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। 30 में से 30 भी आप ले सकते हैं, 30 में से 28 तो गारंटीड है। देखिए फिर विलियम वुंट आए, विलियम वुंट ने ये प्रयोगशाला बनाई। तो जब ये प्रयोग करने लगे तो इन्होंने एक कंप्लीट संप्रदाय निकाल दिया, मतलब कि प्रयोग का जो तौर तरीका था, जो कुछ भी इन्होंने किया, तो एक कंप्लीट जो संप्रदाय है ये लेके आ गए। तो इनका जो संप्रदाय था वो क्या था? संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय। प्रवर्तक हमारे कौन रहे? विलियम वुंट और इनके शिष्य टिंचनर। विलियम वुंट और इनके शिष्य थे टिचनर। विलियम वुंट और इनके शिष्य जो टिचनर थे वो इस संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। ये कौन थे? प्रवर्तक थे, बनाने वाले थे। फिर इसके ऊपर कार्य इन्होंने शुरू किया। यहां से क्वेश्चन और आ जाता है कि हमारा जो फर्स्ट संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट संप्रदाय हो गया और सबसे प्राचीन भी हो गया। सबसे प्राचीन स्कूल्स, ठीक है। जो संरचनावादी संप्रदाय है ये विलियम वुंट और उनके शिष्य टिंचनर ने बनाया और जो क्या है कि सबसे प्राचीन संप्रदाय है। देखिए लेबोरेटरी तो बनी थी 1879 में, लेकिन यदि पूछा जाए कि संरचनावादी संप्रदाय जो है उसका उदय कब हुआ, ये बना था हमारा 1892 में। संरचनावादी संप्रदाय कब बना? 1892 में बना था, सबसे प्राचीन था। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर टिचनर ने 3 तत्व बताए हैं। टिचनर ने 3 तत्व बताए जिनके ऊपर ये काम करते हैं। ये तत्व कौन कौन से थे? साइकोलॉजिकली तत्व कौन कौन से थे? एक तो था हमारा सबसे पहले कि हमें नॉलेज प्राप्त होती है, संवेदना या सेंसेशन कह लो, सेंसेशन। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा है भाव, अफेक्शन। अब थर्ड हमारा है
प्रतिमा, इमेज, ये 3 तत्व टिचनर ने बताए संरचनावादी संप्रदाय के अंदर, जो कि चेतना के कंसेप्ट के तहत कार्य करते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं कि जो संवेदना है वो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ नॉलेज होता है। जो सबसे पहले हमें किसी भी चीज के बारे में पता चलता है वो होती है संवेदना। बेसिकली देखिए, यदि आपको मतलब कि हवा लगी, हवा का आपको कैसे पता चला? जब आपको वो टच की और उससे आपके अंदर संवेदना बनी। तो ये जो संवेदना है ये एक बाह्य आस्पेक्ट है और फर्स्ट टर्म ऑफ नॉलेज है। फर्स्ट टर्म ऑफ नॉलेज है। जो भाव है वो अंदर से आता है। जैसे ही हमें ठंडी हवा लगी तो हमें फील हुआ कि हवा ठंडी है, गर्म हवा लगी तो फील हुआ कि हवा गर्म है। तो वो जो फीलिंग आई वो हमारे अंदर से आई। तो जो ये अंदर से आई तो ये जो भाव होता है वो क्या हो गया? हमारा आंतरिक हो गया। आंतरिक हो गया। अब बात होती है इमेज की। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, सेंसेशन की ठंडी हवा आई, हमें टच हुई और वो हमें ठंडी लगी, हमें कंपकपी चढ़ी या हमें सफोकेटेड फील हुआ। तो वो कहाँ से प्रतीत हुआ? इमेज। टिचनर का क्या मानना है कि ये जो इमेज बनती है ये हमारे मस्तिष्क में बनती है। तो ये कहाँ की प्रतिक्रिया होती है? मस्तिष्क की प्रक्रिया होती है, जो हमारी इमेज होती है। तो संरचनावाद के बारे में अब तक हमने पढ़ा कि 1879 में विलियम वुंट ने जब लैब बनाई थी और कार्य शुरू किया था, तो 1892 में उन्होंने संरचनावादी संप्रदाय दिया। देने वाले थे विलियम वुंट और उनके शिष्य। फर्स्ट संप्रदाय भी हमारा ये है और टिचनर ने ये 3 तत्व इसके एस्पेक्ट में हमें बताए हैं। फिर आगे बात आ जाती है इसकी मेथडोलॉजी की। जो संरचनावादी संप्रदाय है वो किस मेथड को मतलब कि प्रेफरेंस देता है? ये जो प्रेफरेंस देता है ये आत्म दर्शन को प्रेफरेंस देता है। मेथड, जो इसका मेथड होता है वो आत्म दर्शन विधि होती है। आत्म मतलब कि खुद के बारे में जानना, और विधि का नाम क्या हो जाएगा? आत्म दर्शन या अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इन मेथड में से कोई भी नाम आए तो वो संरचनावादी विधि से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बात थी हमारी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी संरचनावादी संप्रदाय के बारे में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम संरचनावादी संप्रदाय का। इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर। जो हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, सबसे प्राचीन भी संरचनावादी ही है। टिचनर ने 3 तत्व दिए हैं, संवेदना, भाव और प्रतिभा। जो ये इसका मेथड होता है वो अंतर्दर्शन विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड के तहत ये कार्य करता है। इसके अंदर जो बेसिकली कार्य किया जाता है वो चेतना के ऊपर किया जाता है कि जो चेतना है उसके ऊपर हम बेसिक कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा आता है संरचनावादी मेथड के बाद हमारा अगला मेथड आ जाता है, देखिए, प्रकार्यवादी। कार्यात्मक, या फंक्शनल। स्कूल। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रकार्यवादी, प्रकार्यवादी या फंक्शनल स्कूल्स। ये कहाँ से हमारा डेवलप हुआ? ये भी हमारा संरचनावाद से ही निकल के आया। संरचनावादी किसके ऊपर कार्य कर रहे थे? चेतना के ऊपर कार्य कर रहे थे। ये भी चेतना के ऊपर ही कार्य कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। किस बात के ऊपर? ये कह रहे थे चेतना तो अध्ययन का विषय है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन चेतन अवस्था में व्यक्ति कैसे कार्य करता है हमें ये देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि हम चेतना को अध्ययन किए जा रहे हैं कि व्यक्ति को चेतन रहना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, यहां तक तो बात ठीक है कि अपने अंदर देखना चाहिए, लेकिन कार्यात्मक या फंक्शनलिज्म वाले क्या कह रहे थे? फंक्शनलिज्म स्कूल्स वाले क्या कह रहे थे कि चेतन अवस्था में व्यक्ति कैसे कार्य करता है इसका अध्ययन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसके जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक कौन है?
इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। अन्य जो प्रवर्तक हैं या जो अन्य इसके सहयोगी हैं वो हैं एंजिल थॉर्नडाइक। एंजिल थॉर्नडाइक और हमारे कौन आ जाते हैं, जॉन डीवी। ये इसके अंदर अन्य कार्य करने वाले साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। जो विलियम जेम्स हैं उन्होंने ही हमें पुस्तक दिया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। तो इन्होंने क्या कहा कि ये बात तो ठीक है कि आप लोग ये देख रहे हैं कि चेतना क्या है, चेतना का अध्ययन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि जो चेतन व्यक्ति है वो कैसे कार्य करता है। ये बेसिकली डार्विन के विकासवाद से प्रायोजिक है। जो ये प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद डार्विन के विकास सिद्धांत को आधार मानकर कार्य करता है। सिद्धांत को आधार मानकर कार्य करता है। अब डार्विन का विकास सिद्धांत क्या है? डार्विन का विकास सिद्धांत क्या है कि जो डार्विन है उन्होंने जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कार्य किया, और वो जो कार्य किया वो क्या था कि जो स्पीशीज होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, वो टाइम टू टाइम अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आती हैं, कुछ सुधार लेके आती हैं, और वो जो सुधार होते हैं उनमें वो जो चेंज होते हैं उन चेंज में थोड़े बहुत गुण पीछे के साझा लिए हुए होती हैं। यही है डार्विन का विकास सिद्धांत। डार्विन का विकास सिद्धांत एजुकेशन में इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है कि स्पेशल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, बस इतना सा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि डार्विन का विकास सिद्धांत क्या। ज्यादा जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं या कोई और लिंक सर्च कर सकते हैं। तो जो प्रकार्यवाद के ऊपर वापिस से आते हैं हम, प्रकार्यवाद है वो क्या कह रहा था? वो क्या कह रहा था कि चेतना का अध्ययन तो ठीक है, चेतना का अध्ययन करना तो आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है? लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक चेतन अवस्था में व्यक्ति कैसे कार्य करता है ये जानना है। व्यक्ति कैसे कार्य करता है ये जानना आवश्यक है। देखिए, इन्होंने कहा कि व्यक्ति कैसे कार्य करता है ये जानना आवश्यक है, यानी कि ये क्रिया के ऊपर, कार्य के ऊपर बल देते हैं। तो इनका मेथड भी क्या बन जाता है? क्रियात्मक मेथड बन जाता है। जो कार्यात्मक संप्रदाय है वो क्रिया के ऊपर बल देता है। किसके ऊपर बल देता है? क्रिया के ऊपर बल देता है। क्रिया पर बल। ये था हमारा प्रकार्यवादी या फंक्शनलिज्म स्कूल्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कार्यात्मक, प्रकार्यवादी या फंक्शनलिज्म स्कूल, इसके प्रवर्तक है जो वो विलियम्स जेम्स हैं। जो अन्य सहयोगी हैं वो एंजिल थॉर्नडाइक और जॉन डीवी हैं। जो प्रकार्यवाद है उन्होंने आधार किसको बनाया है? डार्विन के विकास से वो प्रेरित हैं, और उन्होंने कहा है चेतना को समझना तो जरूरी है, लेकिन चेतन अवस्था में व्यक्ति कैसे कार्य करता है ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये क्रिया के ऊपर बल देते हैं। तो ये था हमारा प्रकार्यवादी। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय, जो व्यवहारवादी संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं वो जे.बी. वाटसन माने जाते हैं। जे.बी. वाटसन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं व्यवहारवादी संप्रदाय के। और जो जे.बी. वाटसन सर हैं उनका क्या मानना है कि जो
व्यवहार है वो अध्ययन का विषय है कि मनुष्य व मानव व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इनका मानना है कि मानव और पशुओं का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करते हैं। दूसरा इनका मानना क्या है कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो वातावरण से इफेक्टेड होता है। जो व्यवहार है मनुष्य या पशुओं का व्यवहार को वातावरण से परिवर्तित किया जा सकता है। जो जेबी वाटसन है उनका मानना है या फिर व्यवहारवादियों का मानना है कि जो वातावरण है उस वातावरण के अनुकूल ही बच्चे का व्यवहार बनता है। जो बच्चों का या बड़ों का या पशुओं का जो व्यवहार है वो जैसा उनको वातावरण दिया जाएगा वैसा ही वो बिहेवियर करेंगे। फिर क्या आती है बात आती है ये कि ये किस मेथड को मानते हैं। व्यवहारवादी अवलोकन मेथड को मानते हैं। अवलोकन ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण विधि इसको कह सकते हैं। प्रेक्षण विधि इन मेथड को ये मानते हैं कि जो सीधी सी बात है कि ये वातावरण को प्रेफरेंस देते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए वातावरण है कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही बच्चे का व्यवहार हम कर सकते हैं। या यूं कह लीजिए कि यदि हम वांछित बिहेवियर चाहते हैं तो जैसा बिहेवियर बच्चे का चाहते हैं वैसा ही वातावरण उसको प्रोवाइड करवा दे। तो वातावरण का जो मेथड क्या होगा कि वातावरण में तो बच्चे को अवलोकित ही कर सकते हैं, उसको देख ही सकते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। और ये एक मेथड को डिनाई भी करते हैं ये संरचनावादियों के मेथड को, अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ये पेक्शन को अनुचित बताते हैं। अपने आप ही अनुचित हो जाता है क्योंकि ये बाहर देखने की बात कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन अंदर देखने की बात कर रहा है, तो वो अनुचित हो जाता है। तो ये था हमारा एक पॉइंट और रह गया ब्लैक बॉक्स। जो व्यवहारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि जो मस्तिष्क है वो ब्लैक बॉक्स है। व्यवहारवादी मस्तिष्क को ब्लैक बॉक्स बताते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एस्टेट में बेसिकली कि जो ब्लैक बॉक्स की अवधारणा है वो किससे रिलेटेड है, किसके संदर्भ में है, और बच्चे डर जाते हैं। ये इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ इतनी ही बात उन्होंने कही है कि जो दिमाग है वो काला डब्बा है, मतलब कि वो दिमाग को कुछ नहीं मानते। उनका मानना है कि सब कुछ वातावरण ही है। तो एक ही क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स के बारे में आ सकता है, बहुत बड़ी थ्योरी ये है नहीं कि ब्लैक बॉक्स की अवधारणा किससे रिलेटेड है। तो ब्लैक बॉक्स की अवधारणा व्यवहारवाद से रिलेटेड है। तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। व्यवहारवादी संप्रदाय जेबी वाटसन सर ने दिया था। मानव और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। जो व्यवहार है वो वातावरण के अनुसार व्यवहार को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अवलोकन और ऑब्जर्वेशन मेथड को ये मानते हैं और इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ये डिनाई करते हैं कि ये अच्छा मेथड नहीं है। व्यवहारवादी जो मस्तिष्क है उसको ब्लैक बॉक्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये था हमारा व्यवहारवादी संप्रदाय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट एक बार देख लेते हैं गेस्टाल्ट वर्ड क्या है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय।
जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इसको जो देने वाले हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है? मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर इसके प्रवर्तक हैं। मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं। और जो अन्य कार्य किया है वो किया है कोहलर, कोफका और कुर्टलेविन ने। कोहलर, कोफका और कुर्टलेविन। जो गेस्टाल्टवाद है वो उसके जो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो तो है मैक्स वर्दीमर, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य जो कोहलर हैं उन्होंने किया। जो आगे इसको विकास की तरफ लेके गए वो कोहलर लेके गए। जो मैक्स वर्दीमर है उन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी 1912 में। और जब ये गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी तो गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। और जो कोहलर हैं फिर इन्होंने इसके ऊपर कार्य किया, गेस्टाल्टवाद के ऊपर कार्य किया कोहलर ने क्या किया कि कोहलर ने इसके ऊपर 1916 से लेके 1920 तक 4 सालों तक शोध कार्य किया। शोध कार्य करने के लिए उन्होंने एक चिपंजी लिया और पहुंच गए कैनारी द्वीप पर। कैनारी द्वीप पर उस चिपंजी के ऊपर तरह तरह के वो शोध करते रहे। अब उन्होंने क्या देखा कि उस चिपंजी को उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रोका और रोकने के बाद ऊपर केले लगे हुए थे, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कोहलर के इस शोध के बारे में, इस कार्य के बारे में। तो फिर उन्होंने देखा कि जो बंदर है वो बंदर क्या करता है, अपनी सूझबूझ से कभी वो स्टूल लगाता, कभी छोटी छड़ देखता है, कभी छड़ के साथ छड़ जोड़ के बड़ी छड़ बनाता है और अंत में वो केलों को प्राप्त कर लेता है। तो ये कार्य किया था किन्होंने? कोहलर ने 1916 से 1920 के ऊपर शोध कार्य किसके ऊपर किया था? चिपंजी के ऊपर। शोध कार्य किसके ऊपर हुआ था? चिपंजी के ऊपर। और जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आया था? वो निकल के आया था सूझबूझ और अंतर्दृष्टि। सूझबूझ और अंतर्दृष्टि, ये इनके शोध कार्य का रिजल्ट इनके सामने निकल के आया था। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है जो गेस्टाल्टवाद के बारे में है। गेस्टाल्टवाद, जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका अर्थ हो जाता है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ हो जाता है समग्राकार या पूर्णाकार। गेस्टाल्ट जो शब्द है उसका अर्थ हो जाता है समग्राकार या पूर्णाकार। समग्राकार या पूर्णाकार का मतलब है, यानी कि गेस्टाल्टवाद क्या कहता है और जो कोहलर और कोफका की विधि जो प्रयोग है वो क्या कहते हैं कि जब तक पूर्ण के बारे में पता नहीं होगा हम उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकते। हमें पहले पूरी समस्या का पता होना चाहिए। जैसे कि चिपंजी था, चिपंजी को पता था कि उसे केले प्राप्त करने हैं, अदरवाइज तो उसे एक बॉक्स में रोका भी गया था। चाहता तो वो कभी बाहर निकलने की कोशिश करता, कभी सो लेता, कभी और कार्य करता और बहुत कुछ भी उसके पास करने को था, लेकिन उसे एक एग्जैक्ट समस्या, पूरी समस्या के बारे में पता था। उसे भूख लगी और उसे केलों तक पहुंचना है। तो ये पूर्ण समस्या के ऊपर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि ये पहले हमें पूरा पता होना चाहिए और फिर हम उसके ऊपर छोटा कार्य करेंगे। तो ये हमें एक मेथड देता है, विधि देता है पूर्णता से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये हमें मेथड देता है पूर्ण से अंश की ओर। और एक जो पॉइंट है हमारे संरचनावादी संप्रदाय के बारे में, जो संरचनावादी संप्रदाय है वो क्या कहता है कि छोटे छोटे अवयवों से बड़ा बनता है, कि मतलब पहले छोटा छोटा जानो फिर बड़े की तरफ बढ़ो। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद है वो क्या कहता है कि पहले पूरी समस्या पता होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर छोटा छोटा कार्य किया जाएगा। यानी कि पहले पूर्णता का पता करो फिर उसकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। तो आइए एक बार और जान लेते हैं हम गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के बारे में। जो इसके प्रवर्तक हैं वो है मैक्स वर्दीमर। जो अन्य कार्य करने वाले सहयोगक हैं वो कोहलर, कोफका और कुर्टलेविन। बेसिकली इन्होंने गेस्टाल्ट नामक बुक लिखी थी।
बुक लिखी थी गेस्टाल्ट 1912 में, वहीं से ये गेस्टाल्टवाद का जन्म हो गया। फिर 1916 से 1920 तक शिपंजी के ऊपर शोध हुआ और सूझबूझ और अंतर्दृष्टि जो मेथड है वो हमारे सामने निकल के आया। जो कुर्ट लेविन है, इनके बारे में एक आता है अक्षेत्र जो थ्योरी है, अक्षेत्र सिद्धांत। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। जो कुर्ट लेविन है, कुर्ट लेविन जो है, इन्होंने दिया है अक्षेत्र सिद्धांत। अक्षेत्र सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर ज्यादा नहीं जानेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। अक्षेत्र सिद्धांत क्या है कि जो बिहेवियर है वो फंक्शनिंग है व्यक्ति और उसके इन्वायरमेंट की। जो बिहेवियर है वो किसी व्यक्ति की जो इनर व्यूज हैं और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों का प्रोडक्शन ही बिहेवियर होता है। कर्ट लेविन की थ्योरी हमें ये बात बताती है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। जो इसके प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड इसके प्रवर्तक हैं। और अन्य कार्यों के बारे में हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि जो चेतना है, चेतना का विज्ञान हम साइकोलॉजी को नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है उसने उसको 3 हिस्सों में बांटा, चेतना, अचेतन और अर्धचेतन। जो चेतन है वो 10% होता है, जो अचेतन है वो 90% होता है और जो अर्धचेतन है वो इन दोनों के बीच का रास्ता होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि जो अचेतन मन है 90% जो है उसका भी अध्ययन करना बनता है, इसका अध्ययन भी आवश्यक है। तो मनोविश्लेषणवाद के बारे में क्या है कि सिगमंड फ्राइड इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन में इसको बांटा और इन्होंने कहा कि जो 10% है उसको ही हम विज्ञान नहीं कह सकते, जो 90% है वो भी अध्ययन का विषय हमारे सामने बन के आता है। तो जो हमारा मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है वो अचेतन मन के अध्ययन के ऊपर, अचेतन मन के अध्ययन के ऊपर बल देता है। तो ये था हमारा मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के बारे में। सिगमंड फ्राइड ने इसको दिया है 10% चेतन, 90% अचेतन। इनका मानना था कि जो अचेतन मन है उसके ऊपर भी हमें अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मानवतावादी संप्रदाय। मानवतावादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो A.H. मैस्लो हैं। जो मानवतावादी संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं वो A.H. मैस्लो हैं। और मैस्लो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं का जो अध्ययन है वो करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो मानवतावादी संप्रदाय है ये मनुष्य की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है। आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है। ये कहता है कि मनुष्य की क्या है आवश्यकता
पदानुक्रमित सिद्धांत। इस थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये जानेंगे कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, जो कि मानवतावादी संप्रदाय के तहत A.H. मैस्लो ने हमें दी है। फिर आगे हम आ जाता है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय जो संप्रदाय था, इसके जो प्रवर्तक हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। जो प्रवर्तक हैं वो विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल। जो विलियम मैकडूगल हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जो विलियम मैकडूगल हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, चेतना जो वर्ड है उसकी आलोचना की थी और जो व्यवहार वर्ड है उसकी व्याख्या की थी। व्यवहार शब्द की व्याख्या किसने की थी? मैकडूगल साहब ने की थी। और जो मैकडूगल है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, मूल प्रवृत्ति। क्या कंसेप्ट दिया है? मूल प्रवृत्ति कंसेप्ट दिया है। और जो मैकडूगल हैं, इनको मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहा जाता है। जनक कौन है? मैकडूगल, या फादर कह लो, इनका फादर भी कहा जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और बताया कि जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, इनसे 14 संवेग बनते हैं। इन 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग बताए हैं। 14 संवेग बताए। अब जो ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग बताए हैं। तो ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति क्या है? जैसे कि किसी ने पलायन किया, कोई माइग्रेट हो गया, जैसे कि किसी व्यक्ति ने पलायन किया, ये क्या थी? प्रवृत्ति थी। अब मूल प्रवृत्ति क्या थी? कि उसने पलायन किया, लेकिन ये पलायन किया क्यों? किसी ने किसी चीज को ध्यान में रख के किया। वो चीज क्या थी? मान लो कि वो रोजगार की तलाश में गया, भूख की तलाश में गया, खाना सर्च करने गया, रोजगार सर्च करने गया। अब रोजगार किसके लिए सर्च करने गया? भूख के लिए सर्च करने गया। तो इस भूख से एक संवेग उत्पन्न हुआ, भय का संवेग। वो संवेग क्या था? कि कहीं मैं भूखा न रह जाऊं तो उसे काम करना है तो उसे पलायन करना है। तो ये है हमारा मूल प्रवृत्ति का कंसेप्ट। आज हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, और जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का ये टॉपिक है, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के तहत इतना सा पढ़ना काफी होता है। और भी किसी बुक में से आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने मेन सब कंप्लीट करवा दिया है।